कैसे भी करके आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के काव्यबोध के 10 नंबर पक्के करने वाले हैं। क्योंकि ये देखो, आपके सिलेबस के अंतर्गत काव्यबोध से आपका 10 नंबर का टोटल पूछा जाता है, जिसमें काव्य हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया और शब्द गुण। इनसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हैं और क्या आने के चांसेस हैं जो कि आएंगे 2026 में। ठीक है, तो व्याकरण के क्वेश्चंस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी इससे कवर हो जाएंगे और सब्जेक्टिव तो हो ही जाने हैं। तो 10 नंबर हल्की चीज नहीं होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना और अदर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप लोग वीडियो देख लेना चैनल पर। ठीक है, देखो, आपके जो जो टॉपिक्स इसके अंतर्गत होते हैं वो आपके होते हैं काव्य, रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण। ठीक है, और भाषा बोध में आपकी संधि समास वगैरह होती है। ठीक है, तो उन्हें हम कवर करेंगे अदर वीडियो में। इसमें हम काव्य बोध देख रहे हैं आपका, तो इसके अंतर्गत हम आपका सबसे पहले काव्य से जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हुए चलेंगे। काव्य की परिभाषा क्या है? समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहा जाता है, ये बिल्कुल से याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर कभी आ जाता है पेपर में कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, तो याद रख लेना रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, उक्त परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ ने दी है। इस चीज को याद रखना। पंडित जगन्नाथ ने भी एक काव्य की परिभाषा दी है, कहते हैं कि रमणीयर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। सो ये इन्होंने परिभाषा दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्वनाथ जी की परिभाषा, ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो दोनों को ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें काव्य की, तो काव्य रचना की दृष्टि से काव्य के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर भी पूछा जाता है। तो श्रव्य से आप समझ पा रहे हो, जो सुनने वाला, दृश्य से देखने वाला। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये मेन अंतर है इनका। दृश्य जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद प्राप्त होता है वह श्रव्य काव्य है, और जिसको देखने से आनंद मिलता है वह दृश्य काव्य है। ठीक है, आगे है श्रव्य काव्य के भेद क्या है भैया? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, आपके में ये है, कौन है आपके में? प्रबंध काव्य है, तो हमें यही पढ़ना है केवल। ठीक है, मुक्तक काव्य आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैंने परिभाषा दे दी है, लेकिन ठीक है, आपके में प्रबंध काव्य है जिसके अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं, तो हमें केवल यही पढ़ना है। आपके में पाठ्य मुक्तक, न गेय मुक्तक, ये दोनों है नहीं। ठीक है, आपको केवल प्रबंध काव्य पढ़ना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रबंध काव्य से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो कि एग्जाम में मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे ऑब्जेक्टिव कह लो, सब्जेक्टिव 2 नंबर का अंतर वाला क्वेश्चन कह लो, बनता ही बनता है या विशेषताओं के रूप में बन सकता है। ठीक है, देखो, महाकाव्य एक तरफ, खंड काव्य, अंतर ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आकार के आधार पर अंतर कहें तो महाकाव्य बेसिकली क्या होता है? बड़ा होता है, यह आकार में छोटा होता है। इसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें जीवन की किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। पात्रों की संख्या इसमें अधिक होती है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, सीमित होती है। ठीक है, क्योंकि यह छोटा है तो कम ही, हर चीज इसमें कम कम कह लो, है ना। अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। 8 से अधिक सर्ग होते हैं, केवल एक सर्ग होते हैं। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बनता है इससे। ठीक है, इसमें महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, इसमें कम सर्ग होते हैं। तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, देखो, तो प्रबंध काव्य में हो क्या रहा है? छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए हैं, जबकि मुक्तक में क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र। अब उसका नाम ही है मुक्तक, तो मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अगला है, प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जैसे कि महाकाव्य में होता है। देखो, मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है, मतलब एक्चुअल में वो चीज हुई है नहीं, ये कोई कहा नहीं जा सकता, कल्पना का। ठीक है, ये चित्रण इसमें होता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर याद रखना है इसके अंतर्गत, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो बहुत सारे में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए। तो दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य है, जिस काव्य रचना को हम आंखों से देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया, और कानों से सुनते हैं उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जिस काव्य रचना को हम सुनकर, केवल सुनकर के रसास्वादन करते हैं उसे श्रव्य काव्य। ठीक है, इसे केवल सुनकर, इसे सुनकर भी और देख कर भी, इसमें दोनों फायदे हो रहे हैं यार। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार मतलब सही जोड़ी में आ जाता है कि किससे किसका कौन सा जो है खंड काव्य है या महाकाव्य है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो खंड काव्यों के नाम रचनाकारों से लिखिए। ठीक है, तो ग्रंथी पंचवटी ये खंड काव्य है, इनके सामने इनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं, याद कर लेना दोनों। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 3 महाकाव्यों के नाम रचनाकार सहित लिखिए, तो रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, इस तरीके से आप सामने पूरे के पूरे याद कर सकते हो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, ये चारों याद कर लेना यार, एक्स्ट्रा ही लिख करके आना जितने पूछे है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रस आ जाता है। ठीक है, रस। रस देखो भैया, बिल्कुल खत्म कर देंगे। एक परिभाषा बता रहा हूँ और किसी भी रस की आ जाए, है ना, नहीं बन रही है, बस ये एक लाइन याद कर लेना, बताता हूँ ध्यान से। देखो देखो, रस तो रस क्या है? रस का अर्थ है आनंद। ठीक है, रस मतलब मजा, एक तरीके से आनंद, है ना। काव्य और साहित्य को पढ़कर या सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना। भरत मुनि के अनुसार काव्य की जो रस की परिभाषा है, विवाह अनुवाद और व्यभिचारी व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विवाह अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि ने परिभाषा दी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहेगा यहाँ पे। रस के अंगों के नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, ये दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये जिस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। संचारी भाव की जो संख्या होती है ना, जिन्हें व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये याद रखना। स्थायी भाव जो होते हैं, प्रत्येक रस का क्या होता है? एक होता है, इसलिए संख्या इनकी 10 होती है। यह चीज याद रखना। मैं मेन मेन पॉइंट पे आपको बताते चल रहा हूँ, इनको याद करते चलना बिल्कुल से। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि विभाव के भेद होते हैं, है ना। तो आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है, 2 भेद होते हैं विभाव के। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये इनको ध्यान रख लेना। आगे देख लेते हैं हम, प्रत्येक रस का स्थायी भाव दिया गया है सामने। देखो, श्रृंगार का रति होता है, शोक करुण का शोक होता है, हास्य का हास्य होता है, वीर का उत्साह होता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर का पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल से सभी को याद कर लो। ठीक है, ये याद आपको सारे के सारे होने चाहिए। वात्सल्य का वत्सल दिया गया है, शांत का निर्वेद हो गया। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देखो शांत का हो गया, जैसे इसमें बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, ये वाला हो गया। अद्भुत का हो गया, ये वाला। ठीक है, वीर का उत्साह कई बार पूछा गया पहले। ठीक है, और करुण का शोक पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाले कुछ ज्यादा हाईलाइटेड हैं, लेकिन सारे याद कर लेना। ठीक है, अब देखो, श्रृंगार रस की परिभाषा दी गई यहाँ पे, सहृदय के हृदय में रति नामक। अब रति क्या है भैया? रति क्या है भैया? रति क्या है? रति क्या है? श्रृंगार का स्थायी भाव रति। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति। कह रहा है कि रति नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब वहां पर श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है, या श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये रस, ये स्थायी भाव का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे हमें, अब किसकी भैया, जैसे ये शांत रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? निर्भीक। हमें लिखनी है शांत रस की परिभाषा भैया। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार की ना लिख करके हमें शांत की परिभाषा लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सहृदय के हृदय में, अब इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। तो इसको रति को हटाओ, यहाँ से लिख दो निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो यहाँ पे श्रृंगार हटा करके शांत लिख दो, हो गई परिभाषा। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से सभी रसों की परिभाषा आप केवल स्थायी भाव चेंज करके बना सकते हो और याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सभी रसों के उदाहरण दिए गए हैं आपको। श्रृंगार रस का उदाहरण जैसे राम को रूप निहारती जाने की। ठीक है, क्योंकि परिभाषा इसी प्रकार से आती है कि परिभाषा उदाहरण से लिखे। ठीक है, तो या उदाहरण सबके याद करना जरूरी है। एक करुण रस का उदाहरण हो गया यहाँ पे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम। ठीक है, हास्य रस का उदाहरण हो गया, कहा बंदर दिया नया बंदर से। ठीक है, इसको याद रख सकते हो आप। वीर रस का उदाहरण हो गया, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। ठीक है, और खून कहो किस मतलब का, अदर आप कोई भी लिख सकते हो जो कि आपको लगे कि हाँ मुझे याद है और ये सही है। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन बचना अर्जुन के रूप से जलने लगी, ये रौद्र रस का उदाहरण आप याद रख लेना। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये दिए गए हैं सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक है छंद। ठीक है, छंद क्या है? छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये खाली स्थान में आ जाती है। ठीक है, जहां पे यति गति तुक और लय आदि का ख्याल रखा जाए, उसे खालिस्तान कहते हैं, तो भैया छंद कहते हैं। ऐसी परिभाषा भी कई बार बन गई है। ठीक है, छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, मात्राओं की गणना होती है, इसमें वर्णों की गणना होती है। ये चीज याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखो, इसका नाम है मात्रिक। ठीक है, मात्रा की गणना। इसका वर्णिक तो वर्णों की गणना। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। और आपके जो सिलेबस में केवल दोहा और चौपाई छंद है, तो आप इन 2 को ही पढ़ेंगे, अदर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी के हिसाब से बताया। ठीक है, बाकी हम 11th में आगे देखेंगे, 12th में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल इन दोनों को ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं दोहा में। ठीक है, दोहा क्या है? एक अर्ध सममात्रक छंद है, जबकि चौपाई एक सममात्रक छंद है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं? 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। और दोहा में क्या होता है? दोहा में टोटल 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
जबकि चौपाई में क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं, अंत में दो लघु, दो गुरु होते हैं, सॉरी दो गुरु होते हैं, ठीक है। 16 मात्राएं किसमें होती हैं, 16 मात्राएं किसमें होती हैं, ये चौपाई में होती है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करके जाना, ठीक है। अब परिभाषा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, 16 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रक छंद है, ठीक है, इतना हमने पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। तो चौपाई छंद वह छंद है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें कुल 2 पंक्तियां होती हैं। इसे आमतौर पर 4 चरण में विभाजित किया जाता है। भैया इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, चौपाई छंद वह छंद है जो कि एक सममात्रक छंद है, ठीक है, इतना लिख देना है। चौपाई छंद एक सममात्रक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें कुल 2 पंक्तियाँ वगैरह आपको लपेटना है नहीं, इतना वाला याद नहीं करना है, ठीक है। आपको कितना याद करना है, आप चौपाई छंद वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रक छंद है, इतना याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चौपाई में 4 चरण होते हैं, ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं, ये हमने पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिखा दिया। याद रख लेना उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये हो गया आपका इसका चौपाई का उदाहरण, ठीक है। अब दोहा का इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, दोहा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हमने देखा था 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पहला चरण है इसका, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो पहले और तीसरे में तो कितनी होगी, 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है, पहले और तीसरे में क्या होती है, 13-13 मात्रा है। तो पहला ये है, तीसरा ये है, ठीक है, ऐसे गिना जाता है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं क्योंकि दोहा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे छंद के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो मात्रा को वर्णन के अभी हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, अलग से आ जाए तो कभी सिया राम मैं सब जग जानी या फिर रघुकुल रीति सदा चली आई भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अलंकार, अगला टॉपिक आपका आ जाता है काव्यबोध के अंतर्गत, ठीक है। अलंकार से परिभाषा निश्चित है कि एक आनी ही आनी है, ठीक है। हमेशा बोर्ड तीनों चीजें नहीं देता, मतलब रस, छंद हो गया और अलंकार हो गया, ठीक है, अलंकार हो गया, ये तीनों चीजें कभी बोर्ड में साथ में नहीं आएंगी परिभाषा के रूप में, कोई 2 आती हैं। मतलब अगर रस छंद दिया तो रस और छंद को देगा तो अलंकार को छोड़ देगा, और रस अलंकार को देगा तो छंद को छोड़ देगा, छंद अलंकार देगा तो रस को छोड़ देगा, मतलब 2 चीजें आएंगी, ठीक है, परिभाषा के रूप में। तो याद कर लेना ध्यान से, ठीक है, लेकिन पढ़ के पूरी जानी है, क्या पता कौन सी आ जाए, ठीक है। तो ज्यादा है नहीं तो आसानी से पढ़ लेना है, ठीक है। अलंकार की परिभाषा, प्रकार एवं भेद लिखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन को ऊपर से याद करके रखना है कि वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में बन जाता है खालिस्तान वगैरह में, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है, रस मत लगा देना। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है, गहना होता है, ज्वेलरी होता है, ठीक है, सीधी बात याद रखना है इसको। गहना, ठीक है, जो पहनते हैं, आभूषण सुंदरता जिससे बढ़ जाती है, गहना आभूषण, ठीक है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दार्थ अलंकार, अर्थालंकार, ओविया अलंकार, ठीक है, ठीक है। और प्रमुख अलंकार जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो है मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इन सभी को बिल्कुल से याद होते चलेगा, ठीक है। मानवीकरण में क्या होता है, देखो, जहां निर्जीव प्राकृतिक चीजों को मानव के समान बताया जाए वहां पे मानवीकरण अलंकार। ये तो हम देखो शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, यहाँ पे केवल समझ में आ जाए, ठीक है। क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, निर्जीव या प्राकृतिक चीजें, जैसे कोई भी प्राकृतिक चीज होगी, जैसे फूल हो गया, ठीक है, फूल हो गया, उसको मानव के समान बताया जाए, ठीक है, मानवीय भावनाओं के समान बताया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कह देते हैं अपन ना कि फूल हंसे, ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक है, फूल कभी हंसता है क्या, ठीक है। फूल तो एक तरीके से हमने उसको मानव के हंसने से उसको जोड़ दिया है, ठीक है, उसके समान बता दिया है, तो ये क्या होगा, मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला कह रहा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ये चीज याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है, ठीक है, बार बार आवृत्ति हो और पुनरुक्ति। अतिशयोक्ति, जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके, है ना, मतलब बहुत फेंका फाकी की जाती है, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। अन्योक्ति में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या है, मारी आवाज देखकर कलियन करी पुकार, ठीक है, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बात, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है, कह रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये आप देख सकते हो, हमने देखा कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो सीधा बात इतना याद रखना है कि जहां पर काव्य में जहां पर आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, जहां पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, ठीक है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, एक अदर उदाहरण है इसका,
और एक उदाहरण ये है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। ठीक है, इसको याद कर सकते हो, कोई भी याद कर सकते हो जो वह हो जाए। अगला है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, काव्य में जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। माली आवत देख करके कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बात। ठीक है, तो इसको याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। इसी प्रकार से आती है, 2023 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो जब प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि क्या हो गए, मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, है ना, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक है, चांद मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराया। ठीक है, तो ये इस तरीके से चांद कभी मुस्कुराता थोड़ी है, मुस्कुराता इंसान है। ठीक है, तो मानवीय भावना है मुस्कुराना, और उसको चांद से जोड़ दिया। ठीक है, प्राकृतिक चीज से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। ठीक है, तो यही मानवीकरण अलंकार है, इसको याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट अलंकार आपका जो है पुनरुक्ति प्रकाश है, जहां पे क्या होता है, एक ही वर्ण की, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है ना, एक ही वाक्य की पुनरावृत्ति द्वारा प्रभाव बढ़ाया जाता है ना, जिससे अर्थ में और ज्यादा गहराई होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप दो दो उदाहरण देख सकते हो इनके। ठीक है, याद कर सकते हो, वह नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नन्हा सा बच्चा शब्द है ना, वो अर्थ में और ज्यादा गहराई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको याद कर लेना। अब जो लास्ट टॉपिक काव्यबोध से बनता है वो है शब्द गुण। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन फिर भी माधुर प्रसाद हो गया, इनसे क्वेश्चन बनना इस बार बहुत ज्यादा चांस है कि बनेगा। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, जो रस के नित्य धर्म होते हैं वे शब्द गुण कहलाते हैं। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कभी भी शब्द गुण हो गया। ठीक है, ये क्या लिख रहा है मैं, देखो, कभी भी शब्द गुण हो गया। ठीक है, शब्द गुण हो गया और शब्द शक्ति हो गया। शब्द शक्ति होता है, एक शब्द गुण होता है, इन दोनों के भेद पूछे जाए तो 3-3 याद रखना। ठीक है, 3 भेद होते हैं शब्द शक्ति के, और शब्द गुण के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, संख्या याद रखना कि 3-3 ही होते हैं। ठीक है, देखो, शब्द गुण के 3 प्रकार हैं, माधुर्य गुण हो गया, ओज गुण हो गया और प्रसाद गुण हो गया। ठीक है, ये 3 गुण होते हैं। माधुर्य गुण के में क्या होता है, जिससे चित्त द्रवित होता है। चित्त यानी कि मन, मन क्या है, द्रवित हो जाए। ठीक है, यहाँ इसमें श्रृंगार, करुण और शांत रस में होता है ये। ठीक है, ओज गुण में क्या होता है, जिससे चित्त दीप्त हो जाए, एक तरीके से ऊर्जा से भर जाए। ठीक है, वीर, भयानक और रौद्र रस हो गया, जिसमें एकदम से मतलब मोटिवेशनल कह लो, है ना, जोश, है ना। प्रसाद गुण में जिसमें चित्त व्याप्त हो जाए, सभी रसों में पाया जाता है लगभग। प्रसाद गुण एक तरीके से शांति पूर्वक ही होता है ये। ठीक है, तो ये है, ये तीनों में मतलब ये देखो, ये चीज याद रखना कि कभी आ जाए कि ओज गुण में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, तो ये चीजें याद रखना, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं नए नए। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना। क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो माधुर्य वह गुण है जो किसी रचना, विशेषकर विशेषकर काव्य में नम्रता या मधुरता और आकर्षण उत्पन्न करता है। सीधी बात है यार, माधुर्य गुण वह है जो मधुरता, ठीक है, उत्पन्न करता है। ठीक है, माधुर्य से मधुरता तो आ जाएगा ध्यान वहां पे। ठीक है, तो माधुर्य वह गुण है जो किसी काव्य में मधुरता उत्पन्न करता है, माधुर्य गुण कहलाता है। इतना आपको लिख करके आना है। ठीक है, उदाहरण लिख देना, राम को रूप निहारे जाने की, वही श्रृंगार रस की परिभाषा छाप देना। अगला है प्रसाद गुण, जिस काव्य को सुन करके पढ़कर मन में बुद्धि निर्मलता आ जाए। ठीक है, प्रसाद गुण में एकदम से पवित्रता का एहसास हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका प्रसाद गुण। जैसे उदाहरण लिख सकते हो, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओज गुण में क्या होता है भैया, ओज गुण में होता है एकदम से आपको ना चित्त में वृद्धि, में चित्त की वृद्धि में क्या होती है, उत्तेजना का भाव जागृत हो जाता है एकदम से आपको। ओज, ठीक है, ओज प्रभाव आपके अंदर होता है। ठीक है, चित्त, चित्र नहीं लिखा है, चित्त लिखा है, चित्त। ठीक है, ये वाला चित्त, मन जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एकदम से मोटिवेशनल चीज कह लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, मन के जीते जीते है, वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीर रस में भी वो लिख सकते हो, मन के जीते जीते। ठीक है, अदर आपको जो भी याद रहे आसानी से वो आप लिख देना। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक हो गए काव्य बोध के खत्म। आगे हम देखेंगे अदर और जो जो भी आपको रिक्वायर है चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है, भाषा बोध हो गए, आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बुक के, और अदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल चुके होंगे। आई होप आप प्लेलिस्ट पे ध्यान दे रहे होंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो आते रहते हैं, ऐड है, तो तैयारी करते रहें, और हम बिल्कुल आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। सो बने रहे साथ में, और किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि तैयारी साथ में हम करते चल रहे हैं, और जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते चलो। अब इतना ही टाइम है कि आप अच्छी तरीके से रिवाइज करो। ठीक है, ज्यादा नई चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं, केवल मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको रेडी करते जाओ, और जो स्कूल में बताया गया है ना लास्ट टाइम में भी, तो उसको रेडी करते जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।